हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के जो नोट्स हैं, मेरे खुद के नोट्स जिससे मैंने खुद से पढ़ा है और सिलेक्शन भी हुए हैं, उसका मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं, तो जो उसमें मैंने पहले नोट्स बनाए थे तो वो भी पढ़ाऊँगा। और कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी मैं बता दूँगा, जो मैंने अलग से या किसी भी बुक से पढ़ेंगे। और आप लोग इसको पढ़ के देखिएगा कि पूरे यूट्यूब में इतना डीप में या डिटेल में किसी ने भी आप लोगों को अभी तक नहीं बताया होगा। तो प्रजनन तंत्र एक हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में, तो हम लोग आज यही स्टार्ट करते हैं। और आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा और आप लोग देखिएगा कितना डिटेल में और कितना डीप में है। आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम बेस्ड की जितना भी है, हमने अपने हाथों से ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, इसमें क्या होता है। इसमें माता पिता संतान उत्पन्न करते हैं और ये दो प्रकार से होता है। मतलब जो मानव में प्रजनन होता है वो कितने प्रकार के होता है, वो दो प्रकार से होता है। एक होता है एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। इसका हिंदी में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्मकों का निर्माण क्या होता है कि जैसे जो मेल और फीमेल होते हैं, तो मेल से स्पर्म निकलता है और फीमेल से ओवम या अंडाशय होता है, तो उससे निकल कर दोनों मिल के फिर युग्मक बनाते हैं। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इसमें जैसे फूल है, फूल के जो मादा भाग में अगर कोई कीट बैठा बैठा और उसके पैरों पे उसके अंडाशय अंडाशय लग गए और वो फिर कीट किसी दूसरे फूल पे बैठा जाके, तो उससे जो उसके अंडाशय हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो आलैंगिक प्रजनन होता है, ये हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है। मतलब बह के ये अंडाणु या शुक्राणु एक दूसरे से मिल जाते हैं जाके। इसमें मतलब किसी इम्पोर्टेंट या किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो लैंगिक प्रजनन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण कैसे होता है, मेल से हमारे स्पर्म निकलते हैं और फीमेल से हमारे ओवम निकलते हैं, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और युग्मनज से मिलकर क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण से हमारा बच्चा बनता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग मानव प्रजनन अंग की। मानव प्रजनन अंग कितने होते हैं, तो मानव प्रजनन अंग क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। तो प्राथमिक अंग क्या करते हैं, ये युग्मक का निर्माण करते हैं। और जो द्वितीयक अंग है, ये प्रजनन में सहायक होते हैं। तो हम लोगों को ये मेन क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जो मेल का होता है प्राथमिक अंग वो क्या होता है। तो जो मेल का प्राथमिक अंग है वो क्या है, टेस्टिस। और टेस्टिस से क्या निकलते हैं, स्पर्म या शुक्राणु। और जो फीमेल का जो प्राथमिक अंग होता है वो क्या होता है, ओवरी। ओवरी का मतलब हिंदी में अंडाशय। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और जो अंडाशय से होता है क्या निकलते हैं, एग या अंडे निकलते हैं। फिर द्वितीयक अंगों का क्या काम होता है, द्वितीयक अंग जो हमारे होते हैं ये हमारे प्रजनन में सहायक होते हैं। तो जो हम लोग अभी मेल मतलब मानव प्रजनन का जो मेल का होता है वो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या क्या होते हैं, एपिडर्मिस अधिवृषण होता है, स्पर्म डक्ट शुक्र नलिका होती है। हिंदी मीनिंग भी और इंग्लिश मीनिंग दोनों लिखे हमने, कवर किए हैं। और केमिकल सेमिनल वेसल होते हैं जो शुक्राशय से। तो ये हमारे क्या हो गए, द्वितीयक अंग हो गए, जो हमारे पूरे मतलब कि पूरे जो प्रजनन होता है उसमें ये लोग सहायक होते हैं। फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेल के जो हमारे पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। उसमें हमारा पहला क्या होता है, टेस्टिस। यही हमारा प्राथमिक अंग होता है मेल का। तो टेस्टिस का मतलब वृषण। और इसमें क्या है, जो हमारे बॉडी में होते हैं वो कितने वृषण होते हैं, दो वृषण होते हैं। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो क्या, जब कोई भी भ्रूण मतलब ये बच्चा पेट में बनता है, तो 7 महीने बाद जो ये वृषण कोष हैं ये हमारे बॉडी के बाहर स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब जो हमारे बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसमें बाहर ये 7 महीने बाद जो मतलब नया बच्चा या भ्रूण होता है 7 महीने बाद स्थानांतरित होते हैं। अगर ये बाहर नहीं हुए तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोस्टिग्मस कहते हैं। मतलब अगर नहीं हुए, तो अगर ये जो हमारे वृषण कोष हैं अगर ये बॉडी के बाहर स्थानांतरित नहीं होते हैं तो क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो एग्जाम बेस पे ना भी पूछा जाए तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये वृषण कोष हमारे बॉडी के बाहर स्थानांतरित नहीं होते हैं, तो फिर जो मतलब मेल या मनुष्य होता है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मतलब कि वो मतलब बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। और जैसे आगे इसके क्या कहा गया है, जो वृषण कोष होते हैं वो क्या होता है, शरीर के बाहर थैलीनुमा संरचना होती है। फिर हमसे पूछा गया है जो वृषण कोष या सैक्रटम इसकी इंग्लिश होती है, वो कौन सी मांसपेशी का बना होता है, तो वो डेक्टोसा मांसपेशी का बना होता है। तो डेक्टोसा मांसपेशी का बना होता है। फिर जो हमारा अंडाशय या वृषण कोष होता है जो हम लोगों के बॉडी के बाहर होता है, तो उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा,
तो अब आप बताइए, जब भी जैसे हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड या बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो बहुत सा गर्मी लगती है। तो अब आप बताइए, जब गर्मी लगेगी तो उसमें क्या होता है, फैलाव होता है। अगर यही टेम्परेचर कम हो जाए यानी सर्दी आ जाए, तो आप लोगों ने खुद इस चीज़ को अनुभव किया होगा। जो मेल मेल पर्सन है वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ, जब थोड़ा सर्दी होती है तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो ये आप लोगों को याद ही रहेगा क्योंकि हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर उसके बाद जो वृषण होता है, वृषण के अंदर कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है। वृषण के अंदर शुक्र जनित नलिकाएं पाई जाती हैं और ये किससे घिरी होती हैं, ये लैंडिंग कोशिका के द्वारा घिरी होती हैं। तो आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना है कि वृषण जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, शुक्र जनित नलिकाएं पाई जाती हैं और ये लैंडिंग कोशिकाओं के द्वारा घिरी रहती हैं। फिर क्या होता है, लैंडिंग कोशिकाओं का वर्क क्या होता है, हमसे ये भी पूछा जाता है। मैं एक एक चीज़ क्लियर करता चलूँगा। जो लैंडिंग कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये स्पर्म व जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसका उत्पादन करती हैं। लैंडिंग कोशिकाएं किसका, स्पर्म यानी शुक्राणु व जो मतलब मानव से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। कभी कभी एंड्रोजन हार्मोन का दूसरा नाम भी क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मैंने पूरा एक एक उसमें नोट किया हुआ है। और एंड्रोजन हार्मोन से क्या होता है, लड़कों की आवाज़ पतली या मोटी हो जाती है और उनके बाल निकलने लगते हैं, जैसे दाढ़ी के बाल हो गए या जो अपना टेस्टिस होता है वहाँ पे जो बाल निकल आते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे सब किसके हार्मोन से, एंड्रोजन, या इसी का दूसरा नाम भी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मैंने ये इंग्लिश में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इनका हिंदी में भी वही नाम होता है, तो आप लोग इंग्लिश में इसको ज़्यादा याद रखिएगा। और फिर क्या होता है, जो वृषण होता है उसका न्यूट्रिशन मतलब वृषण में जो पोषण होता है वो कौन सा धमनियाँ लेके जाती हैं। तो या तो आप उसको इंग्लिश में याद कर लीजिए, टेस्टिकुलर आर्टरी, या फिर वृषण धमनियाँ। तो अब मेरे तरह हिसाब से तो आप अगर इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कौन सी धमनियाँ लेके जाती है पोषण, टेस्टिकुलर आर्टरी। उसके बाद फिर जो हम लोगों का वृषण कोष होता है वो बॉडी के बाहर होता है। लेकिन एक हाथी ऐसा जानवर है, यो भी जीवित प्राणी है जिसमें वृषण कोष नहीं पाया जाता। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत याद रखिएगा क्योंकि हम लोगों ने जैसे कह दिया कि नहीं, वृषण कोष बॉडी के बाहर होता है। तो अगर कह दिया गया कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके वृषण कोष होता ही नहीं है, तो कौन सा है, एलिफेंट। और एक चीज़ यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट समझता हूँ बताना, कि अगर कोई पूछ दे या जानकारी के लिए। अब आप बताइए, जैसे वृषण कोष अंदर है तो वृषण कोष से ही हमारे स्पर्म बनते हैं या स्पर्म डोनेट होते हैं। तो जैसे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि स्पर्म बनने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। तो अब आप बताइए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो जो वृषण कोष होता है वो कहाँ होता है, हमारे बॉडी का बाहर होता है। तो जो स्पर्म बनने के लिए हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब कितना, 34 या 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, स्पर्म बनता है। 34.5 डिग्री पे स्पर्म बन गया। अगर आप लोग कह दोगे कि शायद वृषण कोष मतलब जो भ्रूण होता है 7 महीने बाद वृषण कोष बॉडी के बाहर आ जाता है उसके। मान लीजिए आप लोग, अगर वृषण कोष बॉडी के बाहर नहीं आया, किसी व्यक्ति का अंदर ही है, तो फिर क्या होगा। तो अब आप बताइए, हमने आपको बताया कि बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसमें क्या होगा, जो स्पर्म है वो बनेगा ही नहीं। जब स्पर्म बनेगा नहीं तो वो आदमी क्या, बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि जिसके अंदर होता है बॉडी के वृषण कोष वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। फिर आगे इसी में पूछ लिया जाता है कि अगर अंदर वृषण कोष है तो फिर उसका क्या इलाज। तो अगर बच्चा जब पैदा होता है, वृषण कोष अगर अंदर रह जाता है, तो उसको पैदा होने के बाद ऑपरेशन करके वृषण कोष को बाहर निकाल दिया जाता है। ये आप लोग ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर पूछा जाता है, इसी में मैं आप लोगों को फीमेल का बता देता हूँ कि जैसे फीमेल का है, फीमेल में जो अंडाशय होते हैं बॉडी के अंदर होते हैं। तो पूछा जाए फीमेल के लिए जो अंडाशय है उसके बनने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो आप लोग क्या कहोगे, बॉडी के अंदर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसमें अंडाणु बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन जाते हैं। लेकिन अगर वो उनका जो अंडाशय है जहाँ पे बनते हैं वो अगर बाहर होता बॉडी के, तो क्या होता, तो अंडाशय नहीं बनते, क्योंकि वो क्या पर्टिकुलर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बनते हैं। तो ये आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन या फैक्ट पता होने चाहिए। ये मैं आप लोगों को डीप नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में इतना डीप किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद हमने आपको द्वितीयक अंग बताया। तो द्वितीयक अंग क्या था हमारा, अधिवृषण या एपिडर्मिस। अभी हम लोग मादा मतलब नर प्रजनन अंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद मादा प्रजनन अंग पढ़ेंगे। तो नर प्रजनन अंग में जो हमारे द्वितीयक अंग का जो पहला पार्ट था वो क्या था, एपिडर्मिस या अधिवृषण।
तो हम लोग और एक चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा वॉइस बाहर रहती है, तो आज पहला वीडियो था तो इसलिए ऐसा हो रहा है। कल से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बाहर की वॉइस का या कुछ भी दिक्कत ना हो। फिर अगला क्या है, अधिवृषण। इसका कार्य क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मतलब अल्पकाल के लिए शुक्राणु क्या होता है, एकत्रित होता है। अधिवृषण में जब मानव के अंदर शुक्राणु बनते हैं, मेल के अंदर शुक्राणु बनते हैं, तो इसमें थोड़े समय के लिए जो हमारा शुक्राणु है वो एकत्रित होते हैं। फिर इसमें एक शुक्र नलिका होती है जिससे शुक्राणु क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और इसका स्थानांतरण कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। यहीं पे भी थोड़ी सी ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करते हैं, हमारे जो शुक्राणुओं को स्थानांतरित करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था वो क्या था, शुक्राशय। नली जो थी, नली का तो मैंने आपको काम बता दिया कि शुक्र नलिका क्या होती है, जहाँ से स्थानांतरित होते हैं। फिर जो तीसरा पार्ट है वो शुक्राशय था। शुक्राशय में परमानेंट स्पर्म जो है स्टोर बने रहते हैं। शुक्राशय में जो मतलब हमारे स्पर्म होते हैं वो परमानेंट स्टोर बने रहते हैं। फिर यहाँ पे एक नोट करके एक थोड़ा सा पॉइंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्पर्म को मूवेल बनाता है। मूवेल का मतलब जो हमारा स्पर्म है उसको कौन सा स्थानांतरित करता है, ऑक्सीटोसिन। और अब आप बताइए, अगर क्वेश्चन एग्जाम बेस पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर पूछ दिया जाए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके अंदर होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ये ओनली फीमेल में होता है। मेल में सिर्फ नाम मात्र का हार्मोन होता है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेल में ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेल में ज़्यादा होगा तो उसके क्या होंगे, उसके स्त्रियों जैसे गुण हो जाएंगे। मतलब कि उसमें स्त्रियों के जैसे हार्मोन आने लगेंगे, वो मतलब कि बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम लोग क्या टिक करेंगे, फीमेल में होता है। फीमेल में इसका क्या वर्क होता है वो मैं आपको उसमें मादा जनन में बता दूंगा, या तो फिर यहीं पे थोड़ा सा अभी हिंट ले लीजिए। उसका वर्क होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो हमारे बाहर की दीवारें होती हैं उसमें, तो ओवरी की, तो उसको क्या करता है, फैलाने का वर्क करता है। ये उसका काम होता है। फिर आइए आगे चल, उसके बाद हम लोग चलते हैं, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, ये कॉपर्स ग्लैंड होती है। तो कभी कभी पूछ देता है, जैसे अब नॉलेज के लिए कह दे या फिर एग्जाम बेस्ड पे, मतलब पीसीएस लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जहाँ पे बायोलॉजी बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है कि सेक्स के दौरान द्रव का स्त्रावण कौन सी ग्लैंड करती हैं, तो वो कॉपर्स ग्लैंड होती हैं। जो सेक्स के दौरान द्रव का मतलब जो हमारे अंदर से वीर्य निकलता है उसका स्त्रावण कौन, मतलब बाहर कौन निकालते हैं, कॉपर्स ग्लैंड होती हैं। फिर अगली हेडिंग कौन सी है, एजाकुलेशन। वो क्या होता है हिंदी में, एस्क्लर। इसमें क्या होता है, जो हमारे वीर का, ये क्या करती हैं, वीर का श्रावण करती हैं। फिर पूछ देता है वीर वीर का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और कभी कभी पूछ देता है कि जो मतलब वीर क्या होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है, तो वीर क्या होता है हमारा, क्षार होता है। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि स्पर्म और सीमेन एक होते हैं, बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पर्म क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और सीमेन क्या होता है, हमारा वीर होता है। फिर पूछ देता है कि वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वीर्य में कौन सी शर्करा होती है, फ्रुक्टोज शर्करा होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस लेवल पे पूछा गया है। और हो सकता है वही पैटर्न धीरे धीरे हम लोगों का बनता चला आ रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना हाई हो गया कि वो भी पूछेगा। तो वीर्य में कौन सी शर्करा होती है, फ्रुक्टोज शर्करा होती है। फिर पूछा जाता है कि एक व्यक्ति एक बार में से कितने ml स्पर्म निकालता है, 3 से 5 ml। और जो अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसने 3 ml स्पर्म निकाला, तो उसमें कितने, 300 मिलियन स्पर्म होते हैं टोटल 3 ml में। तो अगर 5 ml निकालेगा तो कितने होंगे, 500 मिलियन स्पर्म होंगे। तो 1 मिलियन में कितना हो गया, 100 मिलियन स्पर्म होंगे। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसमें 1 ml में 20 मिलियन से कम स्पर्म है, तो वो क्या होगा, तो वह व्यक्ति नपुंसक होगा, मतलब संतान नहीं पैदा कर सकता। कितने, 1 ml में 20 मिलियन से कम। डॉक्टर हमारा क्या करता है, जैसे कोई जिसको जो नपुंसक होता है या जिसके बच्चे पैदा नहीं होते, डॉक्टर क्या करता है, उसके स्पर्म पे चेक करता है कि कितने मिलियन स्पर्म है। अगर 20 मिलियन से कम है तो वो क्या करेगा, बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। फिर आगे जो मतलब हमारी छोटी इकाई क्या होती है, जो स्पर्म होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, सीमेन। मतलब जब बहुत सारा वीर्य मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शुक्राणु या स्पर्म कहेंगे। तो हम लोगों का ये अभी तक मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम था, जो हमने एक एक पॉइंट अभी तक बताया, एक एक पॉइंट क्लियर किया है। तो जो हमने नोट्स में नहीं है तो आप लोग वो ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में सारा चीज़ नहीं लिख सकते, हमने पहले नोट्स बनाए थे और अभी थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा है वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आएगा, मैंने इतना डिटेल में बताया।
पूरे यूट्यूब में ऐसा किसी ने इतना डिटेल में नहीं बताया होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कहाँ पे क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है, कोई क्वेरी रहती है या कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका कमेंट में आंसर दे दूँगा। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर कर, जो थोड़ा वॉइस का अभी इशू है वो मैं धीरे धीरे सही कर लूँगा। अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि नई कॉलोनी मिली, आसपास लोग रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा शोर मचता रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ये पहला वीडियो था, बहुत दिन से वीडियो नहीं पड़ा है, तो मैंने इसलिए बनाने की कोशिश की है जल्दी में। और थोड़ा स्पीड भी आप लोगों को लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे ज़्यादा भी डिटेल में पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों चीज़ें हैं, आप लोग ज़रूर बताते रहिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को कवर करता रहूँगा जितना कवर हो सकेगा। और अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है एनटीपीसी, जहाँ पे बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा माइलेज रहता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से डीपली पढ़ें। ये नहीं कहें कि नहीं इतना डिटेल में, इतना डीपली मेरे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ग्रुप डी है। नहीं, हम लोगों का अभी टाइम है तो एकदम डिटेल में पढ़ लें। जरूरी नहीं कि सारी डिटेल पेपर में पूछी जाएगी, कुछ जानकारी के लिए भी होती है और इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। और ऐसे ही सारे के सारे नोट्स बने हुए हैं, एक एक बढ़िया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप लोग पढ़ते रहें। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतनी ही डिटेल में है, और भी ज़्यादा डिटेल में आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ें जानने समझने में। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कन्फ्यूजन या कहीं समझ में नहीं आता, तो आप लोग उसको कमेंट जरूर करें, तो मैं उसका सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, आगे मिलते हैं आगे की वीडियो में। कल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।